नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7। वक्त है पंच का। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद विवाद जो है, उन पर जो एफआईआर हुई, अब वो विवाद आगे बढ़ गया है। वाराणसी टीम पहुंची और इस पर बयान भी आया है स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का कि भाई ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और वो भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्या है पूरी खबर? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण की एफआईआर होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी। सोमवार दोपहर पुलिस टीम वाराणसी पहुंची। जैसा कि हमने आपको बताया, टीम शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी कर सकती है। इधर सोमवार सुबह शंकराचार्य ने वाराणसी के आश्रम में वकीलों के साथ बैठक की। माना यह जा रहा है कि वे गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। बैठक के बाद शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं। यह स्पष्ट कर दिया उन्होंने। पुलिस का सामना करूंगा। जिन छात्रों के यौन शोषण का आरोप लगा है वे उनके गुरुकुल के है ही नहीं, यह कहा शंकराचार्य ने। दरअसल 24 जनवरी को आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। उन्होंने माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसके बाद 8 फरवरी को उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में केस दायर किया। और शंकराचार्य ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। गिरफ्तारी की कार्रवाई करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। तो सुना आपने स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को, उनकी बाइट हमने आपको सुनाई। फिर से आपको बता देता हूं। देखिए, आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। कब की थी? 24 जनवरी को। इसके बाद 8 फरवरी को उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में केस दायर किया। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को बच्चों के बयान कैमरे के सामने दर्ज किए गए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झुंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। मामले में अविमुक्तेश्वर आनंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। और आपको मैं याद दिला दूं कि जब उनकी पालकी रोकी गई थी उस दिन 18 तारीख थी और उनके ऊपर एफआईआर हुई है 24 तारीख को। इसलिए अविमुक्तेश्वर आनंद के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि ये सब कुछ एक रणनीति के तहत, साजिश के तहत हो रहा है। टीएन मिश्रा है हमारे साथ में, उत्तर प्रदेश ब्यूरो प्रमुख, उनसे बात करेंगे। टीएन जी, ये जो पूरा मामला है जो 18 जनवरी से शुरू हुआ था, जब पालकी रोक दी गई थी स्नान के लिए और उसके बाद अविमुक्तेश्वर आनंद नाराज हो गए। उनके शिष्यों के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने अभद्रता की और उसके बाद ये मामला राजनीतिक हो गया। योगी आदित्यनाथ को सीधे उन्होंने चैलेंज कर दिया। उसके बाद उन पर एफआईआर भी हुई 24 तारीख को। अब और ये मामला आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी की मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, यूपी में और क्या पूरे देश में जो है अविमुक्तेश्वर का जो है मामला चर्चा में है और इसको लेकर के लगातार जो है, जहां तक संत समाज है वो भी एक पक्षपात पे आ गया है। संत समाज भी कह रहा है कि जो है सरकार इनके साथ अन्याय कर रही है। तो काफी कुछ उनके साथ में लोग खड़े हुए हैं। देखिए, एक तभी यूपी में क्या था, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके फेवर में बयान दिया कि हाँ वो हमारे पूज्य हैं, शंकराचार्य, हम उनके साथ हैं। इसी तरह जो है डिप्टी जो है सीएम ब्रजेश पाठक ने किया कि बच्चों को बुलाकर उनको जो है, जो वहाँ चोटी की जितनी बात हुई थी, उन बच्चों को यहाँ बुला करके 100 लोगों को उन्होंने सम्मानित किया और उन्होंने आभार जताया कि हम इनके आभारी हैं और कहा जो लोग उन्होंने गलत किया है उनको खिलाफ पाप लगेगा। तो ये थी उनकी बात। लेकिन अब कोर्ट की बात जहाँ तक जो आरोप इन पर लगा है और उनके शिष्य मुकुंदानंद पे लगा हुआ है, तो इसको लेकर के पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, पक्का है। लेकिन शंकराचार्य का कहना है मैं इसके लिए तैयार हूँ, वो आए हमसे पूछताछ करें।
हम हर तरह का सहयोग करेंगे, जो जानकारी चाहते हैं जो पूछें उसका हम जवाब देंगे। लेकिन उनका कहना है सीधा सा कि हमारे साथ जो है अभी लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, हम तीनों जगह जाएंगे और न्याय की गुहार करेंगे। और वो कानून पर पूरा भरोसा जताया है और इसलिए माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष भले ही उनके खिलाफ हो, भले वो काल ने भी सीएम योगी ने उनको कहा हो, लेकिन काफी कुछ जो हिंदू समाज हो और संत समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। और साथ में अभी जब इनसे पूछताछ की बात आ रही है तो बनारस में काफी लामबंदी भी चल रही है। जी बिल्कुल। टीएन मिश्रा जी, आपसे दो चीजें समझना चाहेंगे कि एक, अब स्वामी जी के पास में क्या विकल्प है, और दूसरा इसके पीछे जो राजनीति सब कुछ हुई वो भी आपसे समझना चाहेंगे। किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो ऐसा लगा कि कुछ मंत्री हैं जो कि स्वामी जी के साथ में खड़े नजर आए, तब जब स्वामी जी सीधे चैलेंज कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। देखिए, ये तो गुटबाजी। अब पहली चीज तो जहां तक पहला सवाल आपका जो है इनके सामने विकल्प क्या है, तो खुद उन्होंने कहा है कि आज अपने बयान में कि हम जो है पुलिस को जो भी आज जानकारी मांगे, जो टीम हमारे पास आएगी, हम सब कुछ उससे बात करें, फिर सवालों के जवाब देंगे। लेकिन इन आरोपों को जो है निराधार बता रहे हैं। उनका कहना है जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर, वो पूरी तरह से अनर्गल है और इन आरोपों को लेकर के वो साफ अपनी बात कर रहे हैं कि हमको जो है फंसाया जा रहा है। अब एक पुलिस पूछताछ बनेगी, डायरी बनेगी कि एक डायरी में क्या होता है समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इनकी मुश्किलें जरूर बढ़ी हुई इस समय, और अभी पूछताछ होगी, फिर उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट लगेगी। चार्जशीट के बाद आगे पता सुनवाई जब कोर्ट में होगी तब पता चलेगा आगे क्या होता है। लेकिन अगर लोअर कोर्ट से आते हैं तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कानून पे उन्होंने भरोसा जताया है और वो कानूनी दायरे में आ भी गए हैं। तो स्वाभाविक भी है कि पुलिस की पूछताछ बाद में उनको कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने पड़ेंगे। और जहां तक विकल्प की बात है तो इनके सामने तीन विकल्प। और दूसरा जो सत्ता पक्ष की बात आपने करी कि सीएम योगी ने साफ जो है कहा कि कालनेमी तरह जो है घूम रहे तमाम साधु सन्यासी, और वो शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था। और तब जो है वहां प्रयागराज प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य होने सबूत मांगे थे, जिसका उन्होंने बड़ा सा जवाब दिया और उसके बाद पटाखे माना जा रहा था। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने खुल के सदन में यहाँ विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि ऐसे लोगों पर जब कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोग जो है साधु के नाम पे साधु बेधारी जो है नाम पर लोगों ठग रहे हैं, तो इससे जो है थोड़ा स्थिति तो हुई। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम, चाहे ब्रजेश पाठक हो चाहे केशव मौर्य हो, वो अभी तक जो है उनके फेवर में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके विरोध में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, भले सीएम उनके विरोध में बोल रहे हो। जी बिल्कुल। तो टीएन मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बिल्कुल, चलिए अब दूसरी खबर का रुख करेंगे जो कि है रायपुर से। तो बजट सत्र का आगाज हो चुका है छत्तीसगढ़ विधानसभा के, और राज्यपाल रामेन डेका के अभिभाषण के साथ ये शुरू हुआ। पूरी खबर आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुई, जिसके बाद राज्यपाल रामेन डेका का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने साय सरकार के कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं, ये उन्होंने कहा। सरकार इन संभावनाओं को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस साल को महतारी गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राज्यपाल ने आगे कहा कि होली के पहले कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ की राशि किसानों को दी जाएगी। सरकार किसानों के लिए कई बेहतर काम कर रही है। 25 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की, जिसके लिए 30,000 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान भी किया गया। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। दूध उत्पादन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। अब वहीं अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि बजट सत्र से पहले लंबे समय तक जेल में रहने के बाद सदन पहुंचे पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा के नेताओं से गले मिलकर मुलाकात की। उन्होंने अजय चंद्राकर, रामविचार नेताम, धर्मजीत सिंह को गले लगाया। इस दौरान चंद्राकर ने लखमा की पीठ भी थपथपाई। बिल्कुल, तो देखिए, आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और इस बजट की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुई, जिसके बाद राज्यपाल रामेन डेका का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने साय सरकार के कार्यों का उल्लेख किया और जिस तरीके से भारत सरकार का विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी
टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ रही है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बना देना है। तो आज से बजट सत्र का आगाज हो गया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में और इसी के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती और तेजी से बढ़ता हुआ बताया। सरकार के अनुसार आने वाले वित्तीय वर्ष में राज्य की आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होने की उम्मीद उन्होंने जताई। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण पेश होते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकारी दावे जमीनी हालत से बिल्कुल अलग है। और इसी के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए सदन को बताया कि वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। और इस पर विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ में हैं। गौरव, आज से बजट सत्र का आगाज हो चुका है और खास यह हुआ कि वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की कि भाई आगे क्या होने वाला है। उन्होंने अनुमान बताया कि भाई लगभग 6 लाख करोड़ अनुमान उन्होंने ये आंकड़ा दिया और राज्यपाल ने जो है वो अभिभाषण के साथ ये शुरू हुआ। जी शुभारंभ और कहीं न कहीं राज्य सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते नजर आए। राज्यपाल ने कहा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में असीम संभावना है और उन संभावनाओं को साकार करने का जो काम है वो राज्य सरकार कर रही है। और इस तरह से उन्होंने उपलब्धियों की फेहरिस्त में बताया कि छत्तीसगढ़ में 25,24,000 किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई। कृषक उन्नति योजना के तहत सरकार ने किसानों के खाते में 10,292 करोड़ रुपए होली से पहले डालने की जो निर्णय है वो ले लिया है सरकार ने। दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी अनुदान की राशि दी जा रही है। इसी तरह से अनाथ सहायता योजना के तहत 11,000 रुपए की राशि दी जा रही है। सहकार से समृद्धि योजना का भी उन्होंने उल्लेख किया और महतारी गौरव वर्ष के रूप में इस वर्ष को मनाने की जानकारी दी। तो इस तरह से शायद सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सदन के माध्यम से जनता के समक्ष रखा। तो कुल मिलाकर 2 वर्षों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो राज्यपाल के अभिभाषण में उसकी झलक देखने मिली। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसकी तारीफ की, राज्यपाल के अभिभाषण की सराहना की, वहीं विपक्ष तंज कसता नजर आया। तो इस तरह से आज सदन की शुरुआत हुई। कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। इससे पहले आज उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया कि किस तरह से प्रदेश लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में जो सकल घरेलू उत्पाद की बात हो चाहे विकास के दरों की बात हो उसकी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी लगभग 6.31 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो 11.57% तक रहने का अनुमान है। और इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, निरंतर प्रगति दर्ज की जा रही है। इस बात का उल्लेख उनके आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में था। इस पर भी जहां पर सत्ता पक्ष की ओर से सराहना की गई वहीं विपक्ष तंज कसता नजर आया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे जमीनी सच्चाई से कोसों दूर बताया। तो इस तरह से जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल कर आई। अब कुल मिलाकर ये देखना होगा कि कल छत्तीसगढ़ का जो बजट प्रस्तुत होने जा रहा है, जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट प्रस्तुत करेंगे, ये कैसा होगा, ये इस पर सबकी निगाहें टिकी होगी। लेकिन फिलहाल विधानसभा सत्र का जो आगाज है वो प्रतिक्रियाओं के साथ, वार पलटवार के साथ हुआ। और इस तरह से आज अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। बिल्कुल, तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया वो तो देखने में और सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है गौरव, लेकिन विपक्ष ने इसे ठीक नहीं बताया। विपक्ष ने कहा कि भाई ये कंफ्यूजिंग आंकड़ा है। और जी गौरव, फिलहाल जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, तो देखिए अब अगली खबर की अगर बढ़ेंगे और ये खबर आपको बताएंगे भोपाल से, जहां लाडली बहना योजना को लेकर के आज जमकर बवाल देखने को मिला। क्या हुआ कि विपक्ष ने
सरकार से पूछा कि भाई आप पंजीयन की शुरुआत कब से करेंगे। इस पर सरकार का जवाब रहा कि भाई फिलहाल पंजीयन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पूरी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वित्त मंत्री मंत्री निर्मला भूरिया ने विधायक महेश परमार के प्रश्न के जवाब में बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना में फिलहाल नए पंजीयन नहीं होंगे और अब तक केवल 40 अपात्र नाम हटाए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भास्कर शर्मा हमारे साथ में हैं। भास्कर मिश्रा हमारे साथ में हैं। भास्कर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों का प्रश्न था कि भाई पंजीयन क्यों नहीं हो रहे हैं, सरकार को अपने हिसाब से काम करने दीजिए फिलहाल। नमस्कार सचिन जी, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, और हमारे फुल पैनल को भी। सरकार बिल्कुल काम करे, अपने हिसाब से काम करे, लेकिन सरकार की कोई जवाबदेही है कि नहीं। आज लाडली लक्ष्मी के माध्यम से ही और लाडली बहना के का ढिढोरा पीट के ही इन्होंने सरकार बनाया है, और इन्होंने कहा था जैसे हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हम 3,500 रुपए पर महीने देंगे। पर वो तो कह रहे हैं ना कि 28 तक के 3,000 रुपए दे देंगे करके। क्या चुनाव के पहले ये बात इन्होंने बोला था कि 28 तक देंगे? इन्होंने कहा था कि हम सरकार आते ही 3,000 दे देंगे जी। और झूठ बोलना ही तो भाजपा की खासियत है, झूठ बोलना ही तो भाजपा की खासियत है। इसीलिए तो भारी जुमला पार्टी, भारी झूठी पार्टी इसको कहा जाता है। आप बताइए कि इन्होंने सरकार बनाया तो सबका नाम जोड़ा, ऐसा लग रहा था कि पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी महिलाएं हैं सबको ये लाडली बहना में जोड़ लेंगे, और जैसे ही सरकार बन गई वैसे नाम काटना शुरू कर दिया। आज 6.25 लाख लगभग महिलाओं का नाम काटा गया और जोड़ा एक भी नहीं गया। अगस्त 2023 में लास्ट बार पोर्टल खुला था, उसके बाद आज तक पोर्टल इन्होंने क्यों नहीं खोला? यही तो हमारा सवाल है। अगर नहीं है तो आप बोलिए कि हमने झूठ बोला, आप बोलिए कि हमने लाडली बहना में नहीं जोड़। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।